हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, वर्णमाला के क्रम में हम आगे देखते हैं। मैंने आपको स्वर और व्यंजन बताया था, जो मूल स्वर और मूल व्यंजन कितने होते हैं वो मैंने बता दिया है। इसके बाद में और भी व्यंजन हैं जिसे आपको पढ़ना है। तो जैसे आप देखते हैं, एक संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर का एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन नाम इसका है बस। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, ये चार होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ण हैं। ये वर्णमाला में दो वर्णों के योग से बने हैं, इसीलिए इनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब दो वर्ण कौन कौन है देख लीजिए आप। ये का और सा के योग से बना है और इसमें आ जुड़ा रहता है। चूंकि आ, छोटा आ का मतलब होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और जब हम का लिखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि का के साथ में आ जुड़ा होता है। इसका ये मतलब हो गया कि कोई शब्द अगर लिखते हैं आप तो बिना व्यंजन के, बिना स्वर के वो नहीं रह सकता है। कोई भी व्यंजन आप लिखेंगे तो उसको स्वर जरूर उसमें रहेगा। तो चाहे आप छोटा शब्द लिखिए या बड़ा शब्द लिखिए, तो बिना स्वर के नहीं रह सकता वो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कल लिखा, तो कल लिखने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने कैसे लिखा है, कल। स्वर में कभी हलंत नहीं लगाया जाता, व्यंजन में हलंत लगाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। और यहां से प्रश्न यूपी त्रिबल एसटी में पूछा भी गया है और फिर पूछा जाएगा। तो जैसे आप सरल शब्द मैंने लिखा, तब तो आप ऐसे लिखेंगे। जब मैंने लिख दिया काल, तो देख रहे होंगे कि का के बाद में आ है, तो इसके साथ में आ लिखना पड़ेगा। अगर हमको लिखना है काला, तो फिर हम यहां पर आ लिखेंगे। तो कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं रह सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि स्वर स्वतंत्र होता है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है। इसका यह मतलब होता है कि स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है। अगर हमको लिखना है काली, तो आप देख रहे होंगे कि हमको यहां से ये बड़ी ई की मात्रा यहां पर उसका वर्ण लिखेंगे, बड़ी ई का वर्ण लिखेंगे। अब ये हो गया काली, आप समझ गए होंगे। लेकिन ये मैंने बहुत सरल शब्द लिखा है। जब आपको इन वर्णों से कोई शब्द मिलेगा, तब इन वर्णों के जो वर्ण के योग से बना है उसको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है कक्षा। कक्षा हमको अगर लिखना है तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा? का के साथ में कोई मात्रा नहीं है तो आ लिखेंगे। और इसके साथ में छा किससे बना है? का और सा के योग से बना है, तो हमको लिखना पड़ेगा का। और इस प्रकार से देख रहे होंगे, ये मैंने लिख दिया। कोई भी शब्द अगर इन वर्णों के योग से बना है तो इन वर्णों का सहारा लेना पड़ेगा। बाकी वर्णमाला में किसी शब्द में कोई समस्या नहीं है। समस्या बस इन वर्णों से है। किसी शब्द के अंदर अगर ये वर्ण आए तो आपको इन वर्णों का सहारा लेना पड़ेगा जिससे लिखे गए हैं। आप समझ गए होंगे। तो जब इससे इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो प्रश्न कैसे मिलेगा आपको? वो लिखेगा कि क्षत्रिय का वर्तनी विश्लेषण करिए। क्षत्रिय का वर्तनी विश्लेषण करिए। तो जब आपको छा कैसे बनेगा, ये इससे पता चलेगा, इन चार वर्णों से। इन्हीं को हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं। तो जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो पहले तो छा कैसे बनता है उसको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर त्रा कैसे बनता है इसको लिखना पड़ेगा,
तो आपने लिख दिया ऐसे, और छोटी की मात्रा लगी है तो मैंने लिख दिया, और इसके बाद में फिर मैंने या लिख दिया, और इसके साथ में कोई मात्रा नहीं है तो इसको लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कैसे लिखा है इसको। इसको कहते हैं वर्तनी विश्लेषण। यहां से प्रश्न आपको मिल जाएगा, ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। ये हो गया आपका संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। इसके बाद में वर्णमाला में आपको देखिए दो वर्ण ऐसे मिलेंगे जिनको हम द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन देख रहे होंगे, दो वर्ण है। इसके बाद दो गुण है। जब आप मूर्धा वर्ग पढ़ रहे थे यानी मूर्धन्य वर्ग पढ़ रहे थे, तब आपको ये वर्ण मिले होंगे लेकिन दूसरे रूप में मिले होंगे। ये ऐसे मिला होगा, ये गुण ये है और ये गुण ये है, और इसके बाद मैंने इनको दूसरी तरह से लिख दिया यहाँ, तो ये दो गुण हो गया। अब आपको इसमें समझना क्या है, इससे क्या प्रश्न कैसे किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिए आप। जैसे उसने लिख दिया कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द सही है, कौन शब्द सही है या शुद्ध है, तो आपको समझना होगा इसको कैसे। ABCD करके आपको ऑप्शन मिलेगा, पूछेगा कौन शब्द शुद्ध है या सही है, और उसने ऐसे लिख दिया कि ऐसे लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, और फिर एक ऑप्शन मान लीजिए बना दिया जाए आपके लिए कि पढ़ना। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने जो ऑप्शन लिखा है, ऐसे प्रश्न किए जाएंगे आपसे, निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है, तो आप बताएंगे। ये देख करके आपको पहचानना होगा। तो आप जरा बताइए कि इसमें से सही क्या है, तो थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसको समझने के लिए आपको एक लाइन में याद रखना है कि कोई भी वर्ण, ये जो वर्ण लिखा गया है, ये वर्ण कभी किसी शब्द के पहले नहीं लिखा जा सकता। ये वर्ण कभी पहले किसी शब्द के नहीं आएगा। इसके साथ में ये भी नहीं आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता है, और ये भी नहीं आ सकता है। इतने वर्ण किसी शब्द के पहले नहीं आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आएंगे तो इस पॉइंट के साथ में आएंगे, बीच में आएंगे या बाद में आएंगे, तो उनके नीचे ऐसे बिंदु लगेगा। तो इसका मतलब ये जो लिखा गया है शब्द इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहां पर ये पॉइंट नहीं लगा है। अगर अब ये लिख दिया जाए तो अब ये सही है, अगर इसको हटा दे तब ये सही होगा, क्योंकि अगर पहले आएगा तो इस रूप में नहीं आ सकता है, तो ये खाली पॉइंट्स रहेगा। अगर बीच में आया तो पॉइंट लगेगा, बाद में आएगा तब भी लगेगा, यानी कि पहले वो बिना पॉइंट के ही आएगा। कुल मिलाकर के आपको ये समझना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये शब्द सही है। अब तो मैंने सब सही कर दिया, आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये वर्ण कभी किसी शब्द के पहले नहीं आएंगे। ये यूपी SSSC में अच्छे प्रश्नों में गिनती की जाती है इनकी, तो ऐसे शब्दों पर ध्यान रखना आपको। ये हो गया। इसके बाद में वर्णमाला में ये दो वर्ण, तीन चार वर्ण, इसके दो वर्ण, ये 6 हो गए, और दो वर्ण और हैं जिसको आप कहते हैं नासिक व्यंजन, या उसी को हम बोलते हैं अयोगवाह। आपने नाम सुना होगा अयोगवाह। इसका मतलब होता है कि बिना जरूरत के कोई शब्द आए, कोई पॉइंट आए, उसको हम बोलते हैं अयोगवाह। जैसे हमने लिख दिया अयोगवाह
या इसी का दूसरा नाम है नासिक के व्यंजन। दो हैं, एक का नाम है अनुस्वार, इसका नाम है अनुस्वार, और दूसरे का नाम है विसर्ग, इसका नाम है विसर्ग। वास्तविकता में ये व्यंजन है, लेकिन किसी कारणवश ये कभी कभी स्वर का काम करते हैं, तभी हम इनको कहते हैं कि ये, इनके पास दो गुण हैं। एक गुण तो ये हो गया कि कभी स्वर का काम करेंगे तो स्वर में रखे जाएंगे, लेकिन जब स्वर में रखे जाएंगे तो व्यंजन का काम नहीं करेंगे। अगर व्यंजन में रखे जाएंगे तो स्वर का काम नहीं करेंगे। वास्तविकता में अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि अनुस्वार और विसर्ग क्या है, तो आपको बताना होगा ये व्यंजन है। तो जब मैंने आपको बताया था कुल स्वरों की संख्या, तो यही एक कुल स्वर दोनों मिला करके 11 की जगह पर मैंने बताया था जो कुल स्वर हैं वो 13 है, और मूल स्वर जो है वो 11 है। इसीलिए क्योंकि यही दो वर्ण ये स्वर में चले जाते हैं, तब ये स्वर काम करते हैं। उस दौरान ये व्यंजन का काम नहीं करते, वैसे मूलतः ये व्यंजन में रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। बस इसमें क्या समझना है, ये जो अनुस्वार है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है अनुस्वार और दूसरे का नाम है अनुनासिक। अनुनासिक, अब देखिए इसका सिंबल ये है और इसका सिंबल आप पढ़े होंगे इस प्रकार, जिसको आप देसी भाषा में चंद्रबिंदु बोलते हैं, उसको आप कहते हैं ये चंद्रबिंदु का निशान। हालांकि अब शुद्ध नाम लेंगे, इसका नाम है अनुनासिक, इसका नाम है अनुस्वार। अब देखिए जैसे आपने पढ़ा अंगद, अंगद पढ़ते भी आप लिखते हैं तो अंगद ऐसे लिखते हैं, अंगूर आप ऐसे लिखते हैं। तो ये पूछा जाए क्या है, तो अनुस्वार है। जब इसको इस रूप में आप लिखेंगे, आंख, दांत, चांद, तब ये जो आप कहते हैं चंद्रबिंदु वो अनुनासिक है। अनुनासिक में आप देख रहे हो कैसे लिख रहे हैं, तो ये दोनों में अंतर आप समझिएगा। एक बार अभी प्रश्न किया गया था यूपी ट्रिपल एससी में कि जो अनुस्वार है वो किससे बोला जाता है, तो नाक और श्वास दोनों से बोला जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अनुस्वार है वो नाक और श्वास दोनों से बोला जाता है। बस फर्क क्या है दोनों में, इसमें बहुत माइन्यूट अंतर है। जैसे आप कहते हैं कि इसमें नाक का प्रयोग कम, श्वास का प्रयोग अधिक होता है अनुस्वार में। अनुनासिक में नाक का प्रयोग अधिक और श्वास का प्रयोग कम होता है। तो ये दोनों में अंतर है। लेकिन ये कभी पूछा जाए प्रश्न आपसे तो इसमें नाक और श्वास दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये वर्णमाला का पूरा पोर्शन मैंने बताया आपको कि ये वर्णमाला है। अब इससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो बनाए जाते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, आघोष क्या है, सघोष क्या है। इसके बाद में आप पढ़े होंगे कि पार्श्विक व्यंजन क्या है, लुंठित व्यंजन क्या है, यह आप बोलते होंगे संवृत्त क्या है, विवृत्त क्या है। इन शब्दों से आपको परेशानी होती होगी। इन शब्दों को आप समझ लीजिए तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इन शब्दों को हम क्रम से पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए कि आप सबसे पहले पढ़िए अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण आप हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। अल्प प्राण, जिन वर्णों को लिख सकते हैं आप परिभाषा लिख लीजिए। अल्प प्राण यानी ये वर्णों से शब्द बनाया गया है। जैसे आप कोई भी बोलते हैं, कोई भी वर्ण निकालते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि
श्वास को प्राणवायु बोला गया है। तो जो श्वास हम लेते हैं उसको प्राणवायु बोलते हैं। अगर वो श्वास आना जाना बंद कर दे तो आपका भी आना जाना बंद हो जाएगा, इसलिए इसको हम अल्प प्राण बोलते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि जिस वर्ण को बोलने में कम श्वास की आवश्यकता होती है उसे हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। इसकी शुद्ध परिभाषा है। अब इसमें क्या समझना है आपको कि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए जाते हैं। यहाँ से प्रॉपर पीसीएस प्रीलिम्स में और यूपी ट्रिपल एससी में बहुत अच्छे अच्छे, ये वनडे एग्जाम के लिए यहाँ से काफ़ी प्रश्न किए गए हैं। तो इसमें आपने नोट कर लिया होगा कि जिस वर्ण को बोलने में कम श्वास की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद लिखिएगा, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का, वर्ण नहीं वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन। ये देखिए मैंने लिखा शॉर्टकट में लिख दिया है। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन आता है। अब आप अंतस्थ व्यंजन पढ़े होंगे, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि कौन अंतस्थ है कौन ऊष्म है। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन आता है। तो पहला, तीसरा, प्रत्येक वर्ग आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग कौन कौन है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपको याद होना चाहिए। और ये याद कैसे होगा, थोड़ा आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कौन कौन वर्ण हैं। जैसे ये देखिए, और इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन कौन है, ये आपको याद होगा, या, रा, ला, वा। ये आपके हो गए अल्प प्राण इतने। अब आप देख लीजिए कि अल्प प्राण मैंने लिखा है। अब प्रश्न कैसे किया जाएगा, निम्नलिखित वर्णों में कौन वर्ण अल्प प्राण नहीं है, क्योंकि अल्प प्राण तो बहुत हो गए, इसमें से जो नहीं होगा वही अल्प प्राण नहीं होगा। समझ गए होंगे कि निम्नलिखित वर्णों में कौन अल्प प्राण नहीं। शॉर्टकट मैंने जो लिखा फार्मूला याद करने के लिए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 135 याद कर सकते हैं, या आप 1 2 3 याद कर सकते, 1 3 5 याद कर सकते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण याद रखना आपको। और कौन है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, यार अलावा है, तो आपको याद हो गया होगा। अब देखिए महाप्राण कौन है, जैसे अल्प प्राण है ऐसे एक शब्द है महाप्राण। तो महाप्राण में देख लीजिए, महाप्राण की परिभाषा होती है जिस वर्ण को बोलने में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण को बोलने में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। नोट कर लिए होंगे आप। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आता है। जैसे आपने अल्प प्राण पढ़ा ऐसे महाप्राण देख लीजिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा चौथा वर्ण आप नोट कर लीजिए, जो भी दूसरे चौथे वर्ण प्रत्येक वर्ग का याद रखना है। अब इसमें जो बचा था आप देख लीजिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कौन है और ऊष्म व्यंजन कौन है, आपको पता चल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया कि दूसरा चौथा वर्ण कौन है, तो देख लीजिए ये दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का वर्ण है। देखिए और क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन आपको पता होगा, मैंने बताया था कि तीनों सा है और क्या है, हा है। ये हो गया।
अब सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित वर्णों में कौन महाप्राण वर्ण नहीं है, तो इसमें से जो नहीं होगा वो महाप्राण वर्ण नहीं होगा। समझ गए होंगे आप कि कैसे प्रश्न किया जाता है और कैसे यहाँ से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमको लगता है आप ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं किया जाता है। अगर आपको ये याद है, ये मैंने शॉर्टकट फार्मूला बताया, ये शॉर्टकट फार्मूला बताया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अभी आपका बचा हुआ है आघोष, घोष, और इसके बाद में मैंने बताया है कि एक वर्ग होता है, कंठ वर्ग जैसे है, तालव्य वर्ग है। तो अभी मैंने पूरे वर्णों को नहीं लिखा है, अब फाइनल में वर्णमाला में बताऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में कि कौन कौन वर्ण आएंगे, कंठ वर्ग में कौन तालव्य में आएगा, कौन मूर्धा में आएगा, कौन दंत में आएगा। ऐसे में फाइनल वर्णमाला बताऊंगा, कौन संवृत्त है, कौन विवृत है, कौन पार्श्विक है, कौन लुंठित है, कौन मानक वर्ण है, कौन अमानक वर्ण है। ऐसे बहुत सवाल किए जाते हैं यूपी त्रिपल एससी में, जो बहुत बेसिक होते हैं। ठीक, तो आपको इसके बाद वाला वीडियो कल देते हैं। धन्यवाद।